राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। हम देख रहे थे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास त्रिपाठी जी का, और 11 नंबर की हमारी ये क्लास है। और आज की क्लास में हमें भारतेंदु युग का साहित्य 1850 से 1900 देखना था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिबद्धता से मुक्त हुआ। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ और इसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था? भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध से अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया और जमीन को अपने कब्जे में लेके किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया। माल को ढोने और सेना के सुदूर प्रदेशों तक जल्दी पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था कायम की। देसी नरेशों से समझौता किया और उनके शोषण का समर्थन किया। लुटेरे व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को रोका और इसका परिणाम 1857 का सिपाही विद्रोह था। इस विद्रोह में किसानों ने हिस्सा लिया था और गैर सैनिक किसानों ने भी इस लड़ाई में साथ दिया। इसका रूप असांप्रदायिक था और विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेजों की लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। बहादुर शाह के नाम से जो इश्तिहार विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया था, उसमें जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी नौकरों, कारीगरों आदि की स्थिति अलग अलग बयान की गई है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजों ने नील, कपड़ा और जहाज़ों में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार पे इजारा अर्थात एकाधिकार कायम किया है। केवल मामूली चीज़ों का व्यापार यहाँ के लोगों के हाथ में रहने दिया है, लेकिन इसमें भी मुनाफा कमाने की बहुत सी तरकीबें निकाल ली गई हैं। चुंगी वगैरह के जरिए व्यापारियों पे वे भारी टैक्स लगाते हैं। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का प्रभाव है। वे देश की दशा पे द्रवित होते हैं और उनके साहित्य में नई विषय वस्तु जुड़ गई है, और यह नई विषय वस्तु देश प्रेम है जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड उद्घाटन बहुत कुछ है, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु आर्थिक है। वे आर्थिक विषमता का वर्णन चित्रण जिस स्वर से करते हैं वह सिपाही विद्रोह के नेताओं के स्वर से बहुत मिलता जुलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, क्या लिखा है, ये कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे मैं येलो से कर देती हूँ, कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पे गदर से प्रभावित है। ये पूछा जाता है। इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद लिखा गया है उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया। तो ये रामविलास शर्मा का कथन भारतेंदु युग के बारे में बहुत चर्चित है। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे व्यक्ति नहीं, संस्था थे। इसीलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। शुक्ल जी के अनुसार देखिए, ये भी कथन पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि किसने, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पे खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। तो ये पूछा जाता है कथन शुक्ल जी का। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पे उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था।
हजारी जी के शब्दों में अब देखिए, हमने शुक्ल जी का देखा और किसका देखा, रामविलास जी का, अब हजारी जी का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकल के राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकाल के लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। तो पूछा जाता है ये स्टेटमेंट कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकल के राजा और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकाल के लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। अब रामविलास शर्मा भारतेंदु युग की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिखते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रह के उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होके मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक थे। 19वीं सदी में आगे पीछे पूरे देश में नवजागरण की लहर दौड़ जाती है और इस नवजागरण पर देशी परिस्थितियों और यूरोप के संपर्क, इन दोनों का प्रभाव है। हिंदी क्षेत्र के नवजागरण पे मुख्यतः अंग्रेजों के शोषण, 1857 के सिपाही विद्रोह और राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव है। भारतेंदु इस नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके समान धर्मा साहित्यकारों की रचनाओं से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ। इस आधुनिकता के प्रधानतः 3 लक्षण हैं। पहला कि वह यथार्थ बोध पर आधारित है और साहित्य काव्य रूढ़ियों, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चल के अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करने लगा। यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ यथार्थ की विषमता का बोध होता है। इसीलिए इस युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषमताओं का उद्घाटन किया। विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना में पीड़ा या छटपटाहट भी है। रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा। इसलिए आधुनिक साहित्य रसमग करने के स्थान पे आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा। साहित्य सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व से युक्त हो गया। रीतिवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यही विशेषता थी जिसका प्रवर्तन भारतेंदु ने किया। सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त होने पर साहित्य की विषय वस्तु का विस्तार हुआ। अनेक नई स्थितियां, दृश्य, घटनाएं साहित्य की वस्तु परिधि में आ गई। रचनागत नवीनता इसी बात में निहित होती है कि जहां पहले रचना दृष्टि नहीं जाती थी वहां जाने लगी और वस्तु के विस्तार और वस्तुगत संवेदना की नवीनता का विधाओं पर असर पड़ता है। भारतेंदु युग में अनेक नई विधाओं का भी प्रवर्तन हुआ। इनमें से अधिकांश गद्य विधाएं थी। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक विषयों पर विचारों का प्रसार हुआ और संपादकीय और निबंध हिंदी साहित्य में नई वस्तु थे। अब आता है निबंध। इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। हिंदी निबंध और इन पत्रिकाओं का उद्भव एक साथ हुआ। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार भी थे। वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे तथा अनेक विषयों पर अपने विचार निबंधों में प्रस्तुत करते थे। भारतेंदु युग के साहित्य जीवंत व्यक्तित्व वाले थे।
भारतेंदु युग के जो साहित्यकार थे वो जीवंत व्यक्तित्व वाले थे। व्यक्तित्व की छाप सबसे ज़्यादा निबंध में उभरती है। निबंधों में इन साहित्यकारों के जीवंत व्यक्तित्व की छाप है। उनके व्यक्तित्व की मस्ती इन निबंधों के व्यंग विनोद, हास परिहास और एक प्रकार की स्वच्छंदता में दिखलाई पड़ती है। इन प्रारंभिक निबंधों का रूप थोड़ा अनगढ़ है। वे ललित, विचारपरक, अनौपचारिक और व्यंग विनोदपूर्ण हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य प्रबंध कहा है। तो निबंधों को गद्य प्रबंध कहने वाले शुक्ल जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा गंभीर विषयों पर लिखते समय भी चुलबुली और पूर्वी प्रयोगों से युक्त होती थी। उन्होंने भाव, बात, मनोयोग, समझदार की मौत आदि निबंध लिखे। राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा, भारतेंदु का स्वर्ग की विचारधारा आदि इस युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। तो बात, भाव, मनोयोग, समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र जी का, यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी जी का, स्वर्ग की विचार सभा भारतेंदु जी का ध्यान देंगे। भारतेंदु ने नाटक पर जो निबंध लिखा उसे विचारपरक निबंध और साहित्यालोचना दोनों विधाओं में रख सकते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। आँख, कान, नाक आदि को लेके उन्होंने मुहावरों की अनोखी छटा दिखाई है। वे अंग्रेजी फारसी शब्दों का प्रयोग अपने निबंधों में धड़ल्ले के साथ करते हैं। तो कौन से निबंधकार थे जो अपने निबंधों में अंग्रेजी शब्दों के, फारसी शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से करते थे? वो हमारे बालकृष्ण भट्ट थे। अब है नाटक। विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक का पुनर्प्रचलन था। इसका संबंध यथार्थ के विषमता बोध से है और इसी बोध के कारण भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण नाटकीय रचनाएं व्यंग्यपूर्ण भी थी। व्यंग्य सामाजिक विरूपता, कथनीकरणी एवं सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को प्रकट करने का प्रभावशाली साधन है। व्यंग्य भंडाफोड़ या उद्घाटन के माध्यम से वस्तु स्थिति को उचित रूप में प्रस्तुत करता है। नई सामाजिक चेतना का दबाव ही था कि गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। भारतेंदु ने काफ़ी संख्या में मौलिक नाटक लिखे और बांग्ला और संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया। चंद्रावली में प्रेम का महत्व है तो भारत दुर्दशा में देश की दशा का। विशस्य विश्वमौसधम जहाँ देसी रियासतों के कुचक्रों की जीवंत झांकी है, वहीं अंधेर नगरी उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यंग्य नाटक है जो सत्ता की विवेकहीनता का रूप सामने लाता है। इसके बाद श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयुगिता स्वयंवर नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने कलि कौतुक रूपक और भारत दुर्दशा नाटक लिखा। भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र जी का भी है और भारतेंदु जी का भी है। भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें भारत, कलयुग, आलस्य आदि पात्र हैं। और श्री राधाचरण गोस्वामी के तो दो प्रहसन है, निबंध है यमलोक की यात्रा, और दो प्रहसन इनके हैं बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण, महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में नाटक विधा का पुनर्प्रचलन हुआ और उस पर अपने अपने समकालीन जीवन के बोध का दबाव है। अब निबंध और नाटक तो हमने भारतेंदु युग में देख लिया कैसे विकसित हुआ। अब आता है उपन्यास। तो अब हम देखेंगे उपन्यास। भारतेंदु का ध्यान उपन्यास लिखने की ओर भी गया था। उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र में लिखा, ये याद रखेंगे क्या लिखा, कि जैसे भाषा में अब कुछ नाटक बन गए हैं, अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप या हमारे पत्र के योग्य सहकारी संपादक जैसे बाबू काशीनाथ व गोस्वामी राधाचरण जी कोई भी उपन्यास लिखें तो उत्तम है, ये भारतेंदु जी कहते हैं। और इसी युग में लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु और बालकृष्ण भट्ट ने सौ अजानेक सुजान नामक उपन्यास
लिखे। दोनों कृतियां मूलतः नीतिपरक एवं उपदेशात्मक हैं। भट्ट जी की रचना यथार्थ चित्रण और व्यंग विनोद से भरपूर है। भट्ट जी गद्य के बीच संस्कृत के श्लोक और उर्दू के चलते शेर खूब डाल देते थे। राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा, जिसका नाम यद्यपि निस्सहाय हिंदू है, लेकिन उपन्यास में हिंदू मुसलमान में मित्रता दिखाई गई है। नाम तो निस्सहाय हिंदू है, लेकिन उपन्यास में हिंदू मुसलमान में मित्रता दिखाई गई है। इस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। इनके लिखे 2 उपन्यास, एक तो चंद्रकांता और दूसरा चंद्रकांता संतति, अत्यधिक लोकप्रिय है। ये अय्यारी और तिलस्मी उपन्यास हैं। रोचकता एवं मनोरंजन ही इनकी विशेषता है। इन उपन्यासों की लोकप्रियता को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है क्या कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। शुक्ल जी कहते हैं कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए उर्दू वाले लोग भी हिंदी सीखने लगे, और चंद्रकांता पढ़ चुकने पे वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए, और चंद्रकांता पढ़ के वे हिंदी की ओर प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पे कुछ लिखने भी लगे। किशोरीलाल गोस्वामी ने इस काल में अनेक उपन्यास लिखे। आदर्श रमणी, लवंगलता उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने 20वीं सदी के प्रथम दशक में भी अनेक उपन्यास लिखे। तो उपन्यास के बाद अब आती है कहानी। इस काल में कुछ कहानियां भी लिखी गई। स्वयं भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक कहानी लिखनी शुरू की थी, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना को भी कहानी कह सकते हैं। अन्य प्रकार की रचनाएं देख लीजिए। भारतेंदु ने कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास लेखन की, और जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र लिखने की ओर प्रवृत्ति का भी श्री गणेश किया। अब आती है आलोचना या समीक्षा, तो इसे देखेंगे। भारतेंदु ने नाटक निबंध में अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं। इस निबंध में वे यह बताते हैं कि नाटककार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाटक की दृश्यता और उसकी प्रभावत्मकता पे बल देते हुए लिखते हैं कि यदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ में पढ़िए तो काव्य जनित आनंद होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उसे चतुर्गणित आनंद होगा। समकालीन कविता के दबाव को रचना में आवश्यक ठहराते हुए उन्होंने लिखा है कि सहृदय गण के अंतःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति, इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाटकीय दृश्य काव्य प्रणयन करने योग्य है। भारतेंदु के नाटक संबंधी इन विचारों को हिंदी आलोचना का प्रवर्तन मानना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में इस युग के रचनाकार साहित्यिक विषयों या कृतियों पर जो विचार प्रकट करते थे, वही हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप था। इस युग में पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विवाद श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर को लेके हुआ। प्रेमघन जी ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कादंबरी में की थी, और बाल कृष्ण भट्ट ने इसकी समीक्षा हिंदी प्रदीप में की, और उनकी समीक्षा का शीर्षक था सच्ची समालोचना। यहाँ भट्ट जी की समीक्षा का एक अंश उद्धृत करना उचित जान पड़ता है, और यह जानने के लिए कि हिंदी आलोचना का तेवर प्रारंभ में ही देश काल और इतिहास बोध पे ध्यान देता था। तो भट्ट जी एक कथन लिखते हैं संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करते हुए, उसे हम देखेंगे। क्या लिखते हैं? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही यह ऐतिहासिक हो गया?
क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तानों और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके आंतरिक भाव किन पहलुओं पे उस समय पात्र के भाव क्या थे, इन सब बातों के ऐतिहासिक रीति पे पहले पहल समझ लीजिए। भारतेंदु, तो ये हमने उनका स्टेटमेंट देख डाला। अब है कि भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकारों ने अधिकांशतः ब्रजभाषा में ही कविता की। यद्यपि भारतेंदु ने स्वयं संभवतः प्रयोग के लिए खड़ी बोली में भी कविता की है। उर्दू में वो रसा नाम से कविता करते थे। उनके अनेक सहयोगियों की भी काव्य के क्षेत्र में यही स्थिति है, किंतु इस विषय में यह बात ध्यान रखने की है कि इनकी ब्रजभाषा रीतिकालीन कवियों की ब्रजभाषा से भिन्न है। इनकी ब्रजभाषा पर वैचारिकता और गद्यात्मकता का दबाव है। इसका वाक्य गठन खड़ी बोली के वाक्य गठन में ढला है। भारतेंदु ने भक्ति और काव्य रीति दोनों परंपराओं में कविता की है। भारतेंदु युग में जीवन की समस्याएं कविता का विषय बन गई हैं। इस युग की कविता में अखबारीपन भी देखा जा सकता है। जैसे दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पे प्रेमघन ने लिखा है। क्या लिखा है देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे। तो ये याद रखिएगा प्रेमघन की पंक्ति, अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे। भारतेंदु ने आर्थिक सामाजिक दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान खींचा और लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सबे भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। यहाँ आप प्रथम पंक्ति और दूसरी पंक्ति में परस्पर विरोध देख सकते हैं। धन विदेश चली जात अपने आप में एक सपाट वक्तव्य लगता है, किंतु सहृदय श्रोता के चित्त में यह साम्राज्यवादी लूट, ढाका के जुलाहों के दमन, अकाल, भूखमरी आदि का बिंब उदित करेगा। इन पंक्तियों की मार्मिकता इन्हीं बिंबों में है। जिन्हें इन सब का बोध नहीं, वे ऐसी पंक्तियों को आज भी नीरस कहते समझते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की कविता में क्षोभ का स्वर आर्थिक है, व्यंग में कुशल है। पंक्ति देखिए, सर्वसु लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज। प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं कि सब लिए जाते अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। श्रम बिन बात का करती है, कहूँ टटकन गाजे टरती है। इस काल के कवियों का ध्यान भाषा समस्या की ओर गया। जातीय चेतना के रूप में भाषा समस्या की ओर कवि का ध्यान जाना अभूतपूर्व बात थी। और भारतेंदु ने लिखा है, क्या लिखा है, निज भाषा उन्नति यहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अकसूल। भारतेंदु की प्रति प्रकृति परक कविताओं में भी देश की दुर्दशा और भविष्य के स्वप्न के विचार आ जाते हैं। इस प्रकार उनके यहाँ पुराने विषय नया बोध और नए संदर्भ जगाते हैं। यह बात प्रातः समीरन जैसी कविताओं में देखी जा सकती है। इस युग की कविता लोक प्रचलित काव्य रूपों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती है। भारतेंदु ने खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी और आल्हा लिखा। इस काल की काव्य भाषा की गद्यात्मकता की बात पहले की जा चुकी है। नए भावबोध की अभिव्यक्ति करने वाली कविताओं की भाषा अनगढ़ है। उसमें रीति काव्य की भाषा जैसा प्रवाह नहीं है। इसमें तत्सम और देसी शब्दों का प्रयोग बढ़ गया है। भारतेंदु और उनके मंडल के कवि कविता से गद्य का काम ले रहे हैं। भारतेंदु ने एक पूरा भाषण दोहों में लिखा था कि वस्तुतः यह इस बात का द्योतक है कि काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा।
अब आते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इन्हें अब हम देखेंगे, इसी में देख लें, इसी में देख लेते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिश्र जी को देखेंगे। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु 1885 में। इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की कि उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं को समृद्ध किया, अनेक विधाओं का प्रवर्तन किया। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हुए। यह तो आप देख चुके हैं कि 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बांग्ला से विद्यासुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इसी समय अर्थात 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इसमें साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और टिप्पणी भी होती थी। इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की और ग्राम गीतों के संकलन की योजना की। किसमें? तो कवि वचन सुधा में विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की। 1873 में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है यह इसी से समझा जा सकता है कि स्वयं भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। 1874 में भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और अनुवाद किया। उनके मौलिक नाटक देखेंगे इस प्रकार है: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रथा। अनुदित नाटकों में विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी प्रमुख है। बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम उनके इतिहास ग्रंथ हैं। ये इतिहास ग्रंथ है, बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम। कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी है। कविताओं आदि का उल्लेख तो पहले हो चुका है। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन भी लिखा। उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की। कहा जाता है कि 1865 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की उसका उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनका परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत एवं मित्र परायण व्यक्ति थे। उनकी जिंदा दिली की कहानियां साहित्य क्षेत्र में ही विदित नहीं हैं, अनेक कहानियां काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित हैं। उन्होंने अपने जैसे समान धर्मा साहित्यिक एकत्र किए, उन्हें प्रोत्साहित किया और उनकी रचनाएं छापी। इसीलिए भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल भी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि वे स्वयं काशी नरेश इनके यहाँ आया करते थे। उनका जीवन राजसी वैभव का था, किंतु भारतेंदु ने धन की सदैव उपेक्षा की। वे महान दानी थे। उनका अंतिम समय अभावग्रस्त था। भारतेंदु महान साहित्यकार ही नहीं थे, महान मानव भी थे। भारतेंदु राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है, देश की विषमता का चित्रण करता है, उसकी पीड़ा व्यक्त करता है और उस विषमता को दूर करने की प्रेरणा देता है। भारतेंदु के साहित्य में भक्ति, रीति और आधुनिक धाराएं हैं, किंतु उनका ऐतिहासिक महत्व आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में है, क्योंकि नए बोध पर आधारित यह धारा ही विकासशील थी। इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक दौर को भारतेंदु युग कहा जाता है।
परवर्ती हिंदी साहित्य का विकास जिस जिस दिशा में हुआ उस पर सबसे पहले भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकार चले थे। अब आते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी और बालकृष्ण भट्ट जी और प्रेमघन जी। तो मिश्र जी को भी हम देख लेते हैं। मिश्र जी को केवल 38 वर्ष की आयु मिली थी, याद रखेंगे। भारतेंदु जी को 35 वर्ष का मिला था और मिश्र जी को 38 वर्ष का। ये अत्यंत विनोदी जीव थे। ये ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। उनका मनमौजीपन उनकी रचनाओं विशेषतः निबंधों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कुछ निबंध गंभीर ढंग से भी लिखे हैं। उन्होंने कलि कौतुक रूपक तथा संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हठी अमीर, गो संकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी आदि नाटक लिखे हैं। उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पे अनेक कविताएं लिखी। उनकी कविताओं का महत्वपूर्ण अंश वह है जिसमें उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का नए बोध के साथ चित्रण किया है। कविताओं के लिए आल्हा, लावनी जैसे लोक प्रचलित काव्य शैलियों का भी उपयोग किया है। अब आते हैं भट्ट जी। भट्ट जी का जन्म 1844, निधन 1914। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकालते थे। वे निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। उन्होंने कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की। भट्ट जी ने कुछ बांग्ला नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। अब आते हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो प्रेमघन को हम देखेंगे, देख ही लेते हैं। भारतेंदु युगीन चेतना का विकास अगले वीडियो में देखना रहेगा। द्विवेदी युगीन काव्य, बस प्रेमघन ही बचे हैं इसमें। प्रेमघन जी काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। ये कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे, इसे ध्यान देंगे, ये पूछा जा सकता है। प्रेमघन जी कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। ये आनंद कादम्बनी नाम की पत्रिका निकालते थे। अब बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाला। पत्रिका भी दोनों याद रखनी है। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। दोनों नाटक याद रखिएगा। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। भारतेंदु युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्यकारों में लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और राधाचरण गोस्वामी प्रमुख हैं। अब आता है भारतेंदु युगीन चेतना का विकास अर्थात द्विवेदी युग। तो इसे अब हम देखेंगे अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।